गुड इवनिंग एवरीबॉडी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। हमारे इस प्रहार सीरीज में हमने रीजनिंग के कुछ जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनसे सवाल बनने की संभावनाएं सबसे अधिक होती है उन्हें कवर कर दिया है। पर कुछ बच्चों ने कमेंट्स में लिखा है कि सर ब्लड रिलेशन भी कर दीजिएगा, तो मैंने प्लानिंग की है कि ब्लड रिलेशन और एक दो टॉपिक उसके साथ यदि हो जाता है तो आखिरी के दिन एक मैराथन क्लास में कुछ और टॉपिक करवा देंगे। आइए शुरुआत करने जा रहे हैं अब हम इस सीसेट प्रहार सीरीज में कॉम्प्रेंशन पर। कॉम्प्रेंशन एक तरीके से संजीवनी है जो सीसेट में उन समस्त विद्यार्थियों को जीवन दान दे सकती है जिनका मैथ्स बहुत 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 खराब है, या जितना मैंने बहुत उपयोग किया उससे भी ज्यादा खराब है। तो एक तरीके का एक बेहतरीन विकल्प है। 3 कक्षाएं मैं ले रहा हूं। आज पहली क्लास में हम 2011, 12, 13, 14 तक के कॉम्प्रेंशन पर बातचीत करेंगे और 2 कक्षाओं में हम नए कॉम्प्रेंशन को ढूंढेंगे कि नए कॉम्प्रेंशन के आंसरों को देखते समय, खास करके जो धारणा वाले कॉम्प्रेंशन हैं जिसमें धारणाएं पूछी जाती हैं, उसका आंसर कैसे दिया जाता है। तो सबसे पहले आज हम थ्योरी और कॉम्प्रेंशन पर बातचीत करेंगे बिना किसी देरी के। प्रहार करते हैं सीसेट के इस सिलेबस पर कि यह हमें किस तरीके से मदद कर सकता है। एग्जाम रस एक्सक्लूसिव चैनल है जिसे आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कदम कदम बढ़ाए जाओ और आरंभ है प्रचंड जैसी सीरीज के लिए अपनी तैयारी की शुरुआत करिए भारत की सबसे बड़ी एजुकेटर टीम के साथ। इस समय यदि आप सब्सक्रिप्शन का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए 17 सितंबर तक बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट और 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है। 20 बुकलेट्स आपको दी जाएगी, लोन की सुविधाएं होगी। अनअकैडमी पर आप प्लस और आइकॉनिक 2 तरीके का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच मिलता है, सब्सक्रिप्शन में एमके लाइव एक रिफर कोड होता है जिसके माध्यम से आप हमसे जुड़ते हैं, जिसके माध्यम से आप प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं। एमके लाइव रिफर कोड आपको कोई स्पेशल क्लास करनी है तो भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं, या फिर स्पेशल जब भी आपको कोई टेस्ट सीरीज देनी है, स्कॉलरशिप टेस्ट देना है तो भी आप इसे यूज कर सकते हैं। अनअकैडमी चुनौती 2.0 हमारे द्वारा बनाई गई फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके लिए भी आप एमके लाइव रिफर कोड दे सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज है ये, लेकिन इसके लिए आपको इस रिफर कोड को यूज करना होगा। 15 सितंबर से कई सारे नए बैच बन रहे हैं, ज्वाइन करिए। 13 से लेकर 17 सितंबर तक के लिए एक स्पेशल ऑफर चल रहा है 10+10, 10% रिफर डिस्काउंट है और 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है एमके लाइव रिफर कोड के साथ। यदि हम बात करें तो हमारा जो नया बैच आने वाला है 22 अक्टूबर से हम फाउंडेशन बैच लेकर आ रहे हैं। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं 2022 और 23 का आपका लक्ष्य है, तो आप हमारे साथ यहां से शुरुआत कर सकते हैं। दिल्ली सल्तनत काल में अभी तक हमने 2 वंश समाप्त कर दिए, मतलब समाप्त करने का मतलब कि पढ़ लिए हमने। गुलाम वंश और खिलजी या खलजी वंश खत्म कर दिया है। तुगलक वंश की क्लास हम कल लेंगे शाम 7:30 बजे।
कला और संस्कृति पर इस बार दोपहर 3 बजे गारंटेड क्लास होगा। यदि क्लास नहीं होता है तो मान के चलिएगा कि एमके लाइव टीम पर हम लगभग 50,000 रुपए का फाइन लगा देंगे। आगाज से लेकर अंत तक सभी विषय की बैक टू बैक मैराथन क्लासेस 31 सितंबर से शुरू होने वाली हैं और आज 7:30 बजे जैन धर्म पर क्लास होगी। 7:30 बजे हम जैन धर्म की कक्षा को कंप्लीट करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं कॉम्प्रेंशन गद्यांश पर। सबसे पहले तो कॉम्प्रेंशन गद्यांश में मेरे 5 गोल्डन रूल, 5 गोल्डन रूल। क्या है ये 5 गोल्डन रूल? पहला, गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर, गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर केवल और केवल गद्यांश पर आधारित होने चाहिए। गद्यांश पर आधारित होने चाहिए। हमारे गद्यांश में जितनी जानकारी दी होती है, कॉम्प्रेंशन में जितनी जानकारी होती है, प्रश्न का उत्तर केवल और केवल उतने ही जानकारी पर आपको देना है। आप अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग मत करिए, आप अपने कोई धारणा का उपयोग मत करिए। आप उस विषय में, उस टॉपिक में क्या जानते थे, इसका उस प्रश्न से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, गद्यांश के प्रश्नों को हल करते समय एक्सट्रीम वर्ड, सबसे एक्सट्रीम वर्ड, एक्सट्रीम शब्द को ध्यान रखिए, ध्यान रखिए। सर ये एक्सट्रीम शब्द कौन से हैं? तो यदि हम एक्सट्रीम शब्द की बात करें तो जैसे केवल, जैसे सभी, हमेशा, केवल, सभी, हमेशा, सिर्फ, इस तरीके के जो शब्द आपको मिलेंगे, ओनली, ऑल, ऑलवेज, ओनली वाला सिर्फ शब्द मतलब वही केवल की बात है। यदि इस प्रकार के शब्द कहीं पर आ जाए तो सामान्यतः 99% पॉसिबिलिटी है कि विकल्प गलत होगा, विकल्प गलत होगा। इसी क्रम में यदि हम तीसरे नियम की बात करें तो एलिमिनेशन मेथड के आधार पर ही प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। एलिमिनेशन मेथड, सर ये क्या होता है? हम विकल्पों को हटाएंगे, हम विकल्प को हटाएंगे, मतलब हम सही तक नहीं जाएंगे बल्कि हम गलतों को हटाकर बताएंगे कि ये सही होगा, और जहां पर एलिमिनेशन से आंसर नहीं निकल रहा है उस प्रश्न को छोड़ेंगे, स्किप करने की आदत डालेंगे। इसे जरूर सावधानी पूर्वक आप अप्लाई करते चलेंगे। स्किप करना बहुत ही जरूरी है अगर आपको प्रश्न में एलिमिनेशन मेथड लगाते नहीं आ रहा है। प्रश्न में हमेशा ही पहले प्रश्न पढ़ेंगे यदि 1 या 2 प्रश्न पूछे गए हैं, पहले प्रश्न पढ़ेंगे यदि 1 या 2 प्रश्न पूछे गए हैं। अगर ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं तो आप कॉम्प्रेंशन पढ़िए। और 5वां अंतिम नियम, शब्दों को समझिए। धारणा मतलब छिपी हुई बात, अंतर्निहित बात जो कि गद्यांश में नहीं दी गई है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कही गई है। मेरे सभी भावी आईएएस और आईपीएस इस बात पर गौर करिए कि जब भी धारणा होता है तो केवल धारणा में आप अपने नॉलेज का उपयोग करके सोचेंगे कि लेखक ऐसा क्यों कहना चाहता है, लेखक ऐसा क्यों कह रहा है। यदि निष्कर्ष पूछा जाता है तो निष्कर्ष का मतलब कल मैंने बताया था, पूर्णतः दी गई जानकारी पर आधारित कथन। तो धारणा का मतलब होगा अंतर्निहित बात, ऐसा क्यों कहा उसका जवाब। निष्कर्ष कह दीजिए, कोरोलरी कह दीजिए, उपनिगमन कह दीजिए, परिणाम कह दीजिए, बात एक ही है।
संदेश का मतलब यह है कि किस प्रकार के परिणाम या किस प्रकार का मैसेज, किस प्रकार की सूचना वह इस कॉम्प्रेंशन के माध्यम से देना चाहता है। इसी रूप में कई बार सारांश पूछा जाता है, तो सारांश का मतलब हम कह सकते हैं कि गागर में सागर भरने वाली बात के रूप में सारी बात को समझाना। प्रश्न के साथ साथ कुछ बातें बताते चलूंगा, उन बिंदुओं पर भी गौर करिएगा। आइए बिना किसी देरी के पहला कॉम्प्रेंशन 2012 का प्रश्न है। वनों में बड़े झुंडों में रहने वाले फ्लेमिंगो सामाजिक और अत्यंत निष्ठावान होते हैं। वे समूह संगम नृत्य करते हैं। नर और मादा पक्षी अपने चूजों से बहुत प्यार करते हैं। जब नर और मादा दोनों भोजन की तलाश में दूर उड़ जाते हैं, तब सुरक्षा के लिए उन चूजों को क्रेशों में एकत्र रख जाते हैं। तो आपसे पूछा गया है, प्रश्न पहले पढ़ना चाहिए था, उपनिगमन, निष्कर्ष क्या निकलता है? इससे उपनिगमन कहिए या सिंपल सा कहिए कि निष्कर्ष क्या निकलता है, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? व्हाट इज द कंक्लूजन? कौन सा निष्कर्ष इससे निकलता है? तो जैसे कि हम देख सकते हैं, एक्सट्रीम शब्द सभी, सिर्फ, सभी स्पीशीज के पक्षियों में सामूहिक नीडन, मास नेस्टिंग अनिवार्य है। ऐसी चीजें तो बिल्कुल भी नहीं कही गई, और अनिवार्य शब्द भी जोड़ दीजिए अपनी लिस्ट में। सिर्फ पक्षियों में सामाजिक व्यवहार विकसित करने की क्षमता होती है। कहीं से कहां तक गद्यांश ऐसा नहीं कहना चाहता है। सभी स्पीशीज के पक्षी अपने चूजों को सामाजिक व्यवहार और निष्ठा सिखाने के लिए ऐसा करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस प्रश्न में किसी भी लाल लाली को कोई दिक्कत आनी चाहिए। बहुत ही स्पष्ट तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा केवल और केवल ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पर गौर करिएगा। खनिज तेल समुद्र में रहने वाले लघु जीवों के मृत शरीरों तथा पौधों से उद्गमित होता है। लाखों वर्षों के दौरान समुद्र तल में मृत जीवों का विशाल ढेर जमा हो जाता है तथा समुद्री लहरें उन्हें बालू और गाद के आच्छादन से ढक देती है। कड़ा कठोर होने के कारण यह खनिज अवसादी शैलों में बदल जाता है और प्रभावी रूप से ऑक्सीजन को बाहर रोक देता है, जिससे तल में इकट्ठा समुद्री जमावों का पूर्ण अपघटन निरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। अवसादी शैलों की परतें और मोटी तथा भारी हो जाती हैं। उनका दाब उष्मा उत्पन्न करता है जो लघु मृत शरीरों को कच्चे तेल में परिवर्तित कर देता है, एक ऐसी प्रक्रिया के अंतर्गत जो आज भी जारी है। समुद्र तल के खनिज तेल जमाव पूर्णतः अपघटित नहीं हो पाते। समुद्री जमावों का पूर्ण अपघटन रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि खनिज अवसादी शैलों में बदल जाते हैं और प्रभावी रूप से ऑक्सीजन को बाहर रोक देते हैं। समुद्री तरंगों से निरंतर धुलते जाते हैं, शैल बन जाते हैं और ऑक्सीजन को उनमें प्रवेश करने से रोक देते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन का मिश्रण समाहित है, बताया भी नहीं गया है ऐसा। तो लवणीय दशाओं में पड़े रहने वाले जीवों के मृत शरीर हैं। हम कहेंगे कि आंसर आएगा शैल बन जाते हैं और ऑक्सीजन को उनमें प्रवेश करने से रोक देते हैं। प्रश्न दिख रहे हैं। अवसादी शैल तेल जमावों के निर्माण का कारण बनते हैं। तेल निर्माण क्यों होता है? उनका दाब उष्मा उत्पन्न करता है जो लघु मृत शरीरों को कच्चे तेल में बदल देता है। इनके नीचे कोई लवणीय दशाएं नहीं होती। ये अपने नीचे जमा मृत जैव पदार्थों में कुछ घुली हुई ऑक्सीजन जाने देते हैं। ऊपरी शाही अवसादी परतों का भार उष्मा उत्पन्न करता है। इनमें ऐसे पदार्थ होते हैं जो मृत जीवों को तेल में परिवर्तित करने हेतु आवश्यक रासायनिक उत्प्रेरक का प्रतिक्रियाओं का उत्प्रेरण करते हैं। 5 गोल्डन रूल याद रखिए। आपको कहीं से कहां तक सोचना नहीं होगा।
जो कहा गया है उसी के आधार पर उत्तर डिराइव करेंगे। एक बढ़िया प्रश्न है, राज्य मोतियों के समान है, केंद्र वह धागा है जो उन्हें हार में पिरोता है, यदि धागा टूट जाए तो मोती बिखर जाते हैं। राज्य मोतियों के समान है, केंद्र वो धागा है जो उसे पिरोए रखता है, यदि धागा टूट जाए, कहने का मतलब है कि यदि केंद्र कमजोर हो जाए तो फिर देश की अखंडता और एकता कायम नहीं रह सकती है। कौन सा कथन इसकी पुष्टि करता है इस बात की? शक्तिशाली केंद्र और शक्तिशाली राज्य एक मजबूत संघ बनाते हैं। प्रश्न में धागे के टूटने की बात, मतलब केंद्र के कमजोर और केंद्र के शक्तिशाली की बात है। शक्तिशाली केंद्र राष्ट्रीय अखंडता हेतु एक बंधनकारी शक्ति है, नहीं तो खंडित हो जाएगा। शक्तिशाली केंद्र राज्य स्वायत्ता में बाधा है, राज्य की स्वायत्ता संघ के लिए पूर्वापेक्षा है। अब देखना, जो लोग पहले से ही पढ़ी लिखी बातों को यहां उत्तर देना चाहेंगे वो सी में कंफ्यूज हो सकते हैं, जबकि दी गई जानकारी में बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि केंद्र धागे के रूप में बताया जा रहा है, तो शक्तिशाली केंद्र राष्ट्रीय अखंडता हेतु एक बंधनकारी शक्ति है। अगला कॉम्प्रेंशन, मैं वैज्ञानिक हूं, मेरा सौभाग्य है कि मैं इस प्रकार का व्यक्ति हूं जो विज्ञान के साधनों का उपयोग करके प्रकृति को समझ सकता है। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सचमुच में ऐसे हैं जिनका उत्तर वास्तव में विज्ञान नहीं दे सकता, जैसे कि कुछ भी ना होने के स्थान पर कुछ क्यों है, हम यहाँ क्यों है। उन दायरों में मैंने पाया कि आस्था इनके उत्तरों के लिए बेहतर मार्ग उपलब्ध कराती है। मैं इसको विषम रूप से काल दोष युक्त पाता हूं कि आज की संस्कृति में एक व्यापक धारणा प्रतीत होती है कि वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विचार अलग अलग है। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तार्किक तर्क संगत निष्कर्ष निकाला जा सकता है? यह विज्ञान न होकर आस्था है जो अंततः मानव जाति की सभी समस्याओं का सुलझा सकेगी। विज्ञान और आस्था आपस में संपूरक हो सकते हैं यदि समुचित दायरे को समझ लिया जाए। हो सकता है कुछ ऐसे अत्यंत मूलभूत प्रश्न हैं जिनका उत्तर विज्ञान अथवा आस्था किसी के पास नहीं है। नहीं, वो कह रहा है कि आस्था के पास है। आज की संस्कृति में वैज्ञानिक विचारों को आध्यात्मिक विचारों की तुलना में अधिक महत्व नहीं, अलग अलग महत्व दिया जाता है। तो अगर 3 ऑप्शन गलत कर दिए गए हैं तो इसका आंसर आएगा केवल और केवल ऑप्शन बी। फिर अब थोड़ा से टिपिकल सवालों को देते हैं जो 2012 में यूपीएससी ने आप लोगों से पूछा था। सृजनशील समाज की अवधारणा किसी समाज के विकास के उस चरण को निर्दिष्ट करती है जिसमें बड़ी संख्या में संभाव्य विरोधाभास मुखर और सक्रिय हो उठते हैं। इसका मतलब सृजनशील समाज वही है जहां लोग एक दूसरे का विरोध करते हैं, जहां पर लोगों के विरोधों को भी स्वीकार किया जाता है। जिन देशों में, जिन जगहों पर, जिन समाजों में विरोधों को स्वीकार नहीं किया जाता, वह समाज कभी सृजनशील नहीं बन सकता, क्योंकि वास्तविक रूप में कोई भी समाज में परिवर्तन तभी आएगा जब उस समाज में एक दूसरी बातों का विरोध भी होगा। इसलिए विरोध होना कोई बुरी बात नहीं है, वो सृजनशील समाज का ही एक हिस्सा है। यह उस समय सर्वाधिक सुस्पष्ट होता है जिस समय उत्पीड़ित सामाजिक समूह राजनीतिक स्तर पर संगठित हो जाते और अपने अधिकारों की मांग करते हैं। विकासशील देशों में किसान और जनजातियों का उमड़ कर उठना, क्षेत्रीय स्वायत्तता, आत्मनिर्णय के लिए आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन, नारी आंदोलन समकालीन समय में सृजनशील समाज के आविर्भाव के लक्षण है। इन सामाजिक आंदोलन के रूप में उनकी तीव्रता अलग अलग देशों में और किसी एक देश के अलग अलग हिस्सों में भिन्न भिन्न हो सकती है, किंतु समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक रूपांतरण लाने के लिए इन आंदोलनों की उपस्थिति मात्र देश में सृजनशील समाज के आविर्भाव को इंगित करती है। सृजनशील समाज से लेखक का क्या निहितार्थ है? जहां समाज में जहां विविध कला रूप और साहित्य लेखन, मेरे लाल लालियों और भावी आईएएस आईपीएसओ, मुझे बताओ क्या तुम्हारे कॉम्प्रेंशन में साहित्य और कला की बात कही गई है?
तो हम कहेंगे कि जनाब आंसर ए नहीं हो सकता, भले ही मुझे उत्तर ना आता हो। एक समाज जहां सामाजिक असमानताएं मानक की तरह स्वीकृत है, एक समाज जहां विशाल संख्या में अंतर विरोध मान लिए जाते हैं। जी हां, जहां पर विशाल संख्या में अंतर विरोध होते हैं तो तीसरा तो गारंटेड होगा, तीसरा तो गारंटेड होगा। और यदि तीसरा गारंटेड होगा तो मुझे नहीं पता कि दूसरे और चौथे में क्या कहा गया, लेकिन मेरा उत्तर निकल चुका है और मेरा उत्तर आएगा कि ऑप्शन सी ही इसमें सही हो सकता है, क्योंकि तीसरा तो गारंटेड है। लेखांश के अनुसार सामाजिक आंदोलन की अभिव्यक्तियां कौन कौन सी है? आक्रामकता और दाहक। लेखक कह रहा है कि समकालीन समय में सामाजिक आंदोलन की अलग अलग देशों में तीव्रता अलग अलग हो सकती है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सृजनशील समाज में सामाजिक आंदोलन आक्रामक हो। तो मुझे नहीं पता कि उत्तर क्या होगा, लेकिन पहला नहीं हो सकता है, और यदि पहला गलत है तो ऑप्शन ए और डी की तो दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। लाल लालियों और भावी आईएएस आईपीएस हो, मुझे बताओ, क्या बाह्य बलों के द्वारा उकसाया जाना, बाह्य बलों के द्वारा उकसाया जाना कहीं से कहां तक वर्णित है? मुझे नहीं पता कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। तो निश्चित ही दावा किया जा सकता है कि इस प्रश्न का आंसर केवल और केवल ऑप्शन सी ही हो सकता है। लेखांश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सृजनशील समाज बनने के लिए विविध प्रकार के सामाजिक आंदोलन का होना अनिवार्य है। सृजनशील समाज बनने के लिए संभाव्य अंतर विरोध और संघर्षों का होना अत्यावश्यक है। हम कहेंगे कि जनाब दोनों ही बातें सृजनशील समाज के लिए जरूरी है। अब अगला सवाल मैं चाहूंगा कि आप लोग ट्राई करिए। मैं आपको टाइम स्टार्ट कर रहा हूं, स्टॉप वॉच स्टार्ट करूंगा मैं, ताकि आप लोग मेरे साथ इसकी प्रैक्टिस कर सके। आपके पास टाइम स्टार्ट करिए। अब 1 मिनट का टाइम है आपके पास, 1 मिनट, केवल 1 मिनट। केवल 1 मिनट का टाइम है। पढ़ लिया है सभी ने? आइए देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त परिच्छेद का सबसे तार्किक निष्कर्ष है? सरकार को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए अधिक निधियों का आवंटन करना चाहिए और निधियां समुदायों को दिए जाने वाली सब्सिडी में वृद्धि करनी चाहिए। निर्धनता, जलवायु के प्रभाव एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं और इसलिए हमें अपनी खाद्य प्रणालियों की पुनर्कल्पना करनी होगी। विश्व के सभी देशों को हमें गरीबी और कुपोषण से लड़ने के लिए एकजुट हो जाना चाहिए और गरीबी को एक सार्वभौम समस्या की भांति देखना चाहिए। हमें तुरंत अधारणीय कृषि पद्धतियों को बंद कर देना चाहिए। तुरंत शब्द को लिख दीजिए एक्सट्रीम शब्द के रूप में, अनिवार्य, तुरंत, इन्हें भी लिख दीजिए। क्या लगता है लाल लालियों? सभी ने आंसर, बहुत ही खूबसूरत। सभी लोगों का जो आंसर है वो केवल और केवल ऑप्शन बी पर आकर रुक गया है। इसका मतलब आंसर बी होना चाहिए, आंसर बी होना चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो जलवायु परिवर्तन से गरीबी की बात कही गई है
और दूसरी तरफ गरीबी जलवायु परिवर्तन की कारक बताई गई है। तो निर्धनता और जलवायु एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं। अगला सवाल, 1 मिनट का टाइम है आपके पास और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 1 मिनट का टाइम है आपके पास। एक मिनट का टाइम है। फिफ्टी 56, 57, 58, 59, 1 मिनट। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा परिच्छेद का सबसे सर्वाधिक निष्कर्ष है? खाद्य के विकल्प अधिक होने के कारण जोखिम अधिक आता है। समस्त खाद्यजात बीमारियां का उद्गम हमें केवल स्थानीय उत्पादित खाद्य पर निर्भर रहना चाहिए। खाद्य उत्पादन के वैश्वीकरण में कटौती लानी चाहिए। अधिकतर लाल लाली ए कह रहे हैं। अधिकतर लाल लाली ए कह रहे हैं। अधिकतर नहीं, अब तो सभी ए कह रहे हैं। तो ऑब्वियसली खाद्य के विकल्प जितने अधिक होंगे जोखिम उतना ही अधिक होगा। अगला प्रश्न आपके पास है। केवल 1 मिनट में प्रश्न और आंसर दोनों दे देना है। 1 मिनट में प्रश्न और आंसर दोनों बातें क्लियर हो जानी चाहिए। एक मिनट में प्रश्न और आंसर दोनों आ जाना चाहिए। वो कह रहा है कि न्यूनतम आवश्यक, इसका मतलब ये है कि वो बात बताइए जो इसमें नहीं कही गई है। ऐसी कोई बात समझाइए इन चारों विकल्पों में जो दी गई जानकारी से पूरी तरह अलग होगी। 57, 58, 59 और 1 मिनट। मानव इतिहास ऐसे दावों और सिद्धांतों से भरा पड़ा है जो शासन करने का अधिकार केवल कुछ चुनिंदा नागरिकों तक सीमित करते हैं। अधिकांश लोगों को इसमें शामिल न करना इस आधार पर न्यायोचित ठहराया गया है कि मानव को समाज की भलाई और राजनीतिक प्रक्रिया की व्यवहार्यता के लिए न्याय संगत रूप से विभेदित किया जा सकता है। अलग अलग किया जा सकता है कि कौन सा मनुष्य शासन करने के योग्य और कौन सा शासन नहीं करने के। मानव उससे प्रभावित करने वाली बाह्य वस्तुओं पर नियंत्रण पाने का प्रयास करता है। समाज में अधिमानव और अवमानव होते हैं। सार्वजनीय भागीदारी में अपवाद पूरे तंत्र की क्षमता के लिए सहायक हैं। शासन करने में यह मान्यता निहित है कि अलग अलग व्यक्तियों की क्षमताएं में असमानता होती है। तो विभेदन की बात है, तो ये तो है इसमें लिखा हुआ। इसमें यह भी कहा गया है कि अधिकांश लोगों को इसमें शामिल न करना इस आधार पर न्यायोचित ठहराया गया है कि मानव को समाज की भलाई और राजनीतिक प्रक्रिया के लिए विभेदित किया जा सकता है। तो ये बात भी इसमें है। समाज में कुछ सुपर ह्यूमन होते हैं जो शासन करने की क्षमता रखते हैं, ये बात भी इसमें है।
तो न्यूनतम आवश्यक मतलब ऐसी कोई बात जो आपके कॉम्प्रेंशन में बिल्कुल भी नहीं थी, कॉम्प्रेंशन में इस प्रकार की बात का कोई वर्णन नहीं किया गया है, और इसी कारण से आंसर आएगा ऑप्शन ए। और पूछा गया है पूर्व धारणा। परीक्षक जानना चाहता है कि लेखक आखिर ऐसा क्यों कह रहा है। इस तरीके के प्रश्नों में आप लोग अपने मर्जी से सोचिएगा कि लेखक ऐसा क्यों कह रहा होगा। कॉम्प्रेंशन में धारणा के प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। बस कॉम्प्रेंशन पढ़ने के बाद आप एक सवाल करेंगे अपने आप से कि आखिर ऐसा लेखक क्यों कह रहा है, या लेखक का ऐसा कहने के पीछे की मंशा क्या है। 1 मिनट का टाइम है आपके पास। ट्राई करिए। धारणा का सवाल है, हमें बताना है कि कौन सी धारणा लेखक की है। लेखक किस विचार से ऐसी बात कर रहा है, या लेखक का विचार क्या है, लेखक की सोच क्या है। भारत में अनेक लोगों का यह विचार है कि यदि हम शस्त्र निर्माण पर अपने रक्षा व्यय को कम कर दे, तब हम अपने पड़ोसियों के साथ शांति का वातावरण बना सकते हैं, जिससे उत्तरोत्तर संघर्ष कम होगा अथवा युद्ध मुक्त स्थिति बनेगी। जो लोग इस प्रकार के विचार घोषित करते हैं वे या तो युद्ध पीड़ित हैं अथवा मिथ्या तर्क फैलाने वाले हैं। लेखक ऐसे लोगों को झूठा कह रहा है। कैसे लोगों को? अनेक लोगों का यह विचार है कि यदि हम शस्त्र निर्माण पर अपना रक्षा व्यय कम कर दे, तब हम अपने पड़ोसियों के साथ शांति का वातावरण बना सकते हैं। ऐसे लोगों को लेखक झूठा कहता है। मतलब लेखक के नजरों में सच्चा वो है कि जो युद्ध शस्त्र का समर्थन करेगा। हमारे शस्त्र प्रणालियों के निर्माण से हमारे पड़ोसी हमारे विरुद्ध युद्ध के लिए उत्तेजित हुए हैं, ऐसा झूठे लोग कहते हैं, ऐसा लेखक नहीं कहता है। लेखक के अनुसार हम शस्त्र निर्माण पर जितना अधिक व्यय करेंगे, हमारे पड़ोसियों के साथ सशस्त्र संघर्ष की संभावना उतनी ही कम होगी, ऐसा लेखक कहता है। क्योंकि लेखक इसके विपरीत बात करने वाले को झूठा कह रहा है। मतलब लेखक का मानना है कि शस्त्र निर्माण ज्यादा होना चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि हमारे पास अत्याधुनिक, ये तो शब्द ही नहीं है, भारत में अनेक लोगों का विश्वास है कि हम शस्त्र निर्माण में अपने संसाधनों का अपव्यय कर रहे हैं। ऐसा गद्यांश में, लेकिन लेखक का नहीं है। प्रश्न पूछा गया है कि परिच्छेद की सबसे महत्वपूर्ण धारणा कौन सी है, तो लेखक ने कौन सा विचार व्यक्त करने के लिए आपको ये जानकारी दी होगी। अगला प्रश्न आप लोगों के पास केवल 1 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूं, केवल 1 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूं। प्रैक्टिस ही सबसे ज्यादा जरूरी है इसमें। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
55, 56, 57, 58, 59 और 1 मिनट। आइए जरा देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक तार्किक पूर्व धारणा परिच्छेद से बनाई जा सकती है, मतलब परिच्छेद में कौन सी बात अप्रत्यक्ष रूप से दी गई है या लेखक ऐसा क्यों कह रहा है। शहरी सेवाओं के प्रदान किए जाने का कार्य बहुत जटिल मुद्दा है जिसके लिए पूरे देश में नगर निकायों के संगठन विस्तार की आवश्यकता है। हमारे शहर बेहतर गुणवत्ता युक्त जीवन उपलब्ध करा सकते यदि हमारे स्थानीय शासकीय निकायों के पास अपेक्षित कौशल और सक्षमता वाले यथेष्ट कर्मचारी हो। कौशल युक्त कर्मचारियों की कमी ऐसे संस्थाओं के अभाव के कारण है जो नगर प्रबंधन में अपेक्षित कौशल प्रदान करे। हमारे देश तीव्रता से हो रहे शहरीकरण की समस्या के प्रबंधन के लिए जननांकीय लाभांश का लाभ नहीं उठा पा रहा है। बताइए क्या आंसर लगता है। बहुत बढ़िया, बड़े बड़े अक्षरों में बी आंसर दिया गया है लाल लालियों के द्वारा, भावी आईएएस और आईपीएसओ के द्वारा। हमारे शहर बेहतर गुणवत्ता युक्त जीवन उपलब्ध करा सकते हैं यदि हमारे स्थानीय शासकीय निकायों के पास अपेक्षित कौशल और सक्षमता वाले यथेष्ट कर्मचारी हो। एक और बढ़िया प्रश्न है, यहां से शुरू करते हैं। पूर्व धारणाएं, फिर पूर्व धारणाएं हैं और थोड़ा पूर्व धारणाओं के सवालों की प्रैक्टिस हम ज्यादा करेंगे क्योंकि पूर्व धारणाओं पर ही सवालों के आने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। 1 मिनट का समय है आपके पास और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। और यहां पर 1 मिनट कंप्लीट होता है। उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई है। देखो ऐसे सवालों को एलिमिनेट करने से स्टार्ट करेंगे। भारत में निष्ठा के अधिकार पर वर्तमान फोकस डिजिटल युग की कुछ नवीन वास्तविकताओं पर आधारित है। कोई भी अधिकार वास्तविक अधिकार तभी होता है यदि वह सभी स्थितियों में प्रभावी हो और सभी के लिए हो। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति का अपने शोषण के विरुद्ध सुरक्षा की वास्तविक उपलब्धता के बिना स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार अर्थहीन है, जो कि यह सुनिश्चित करे कि उसके इस अधिकार को गैर सरकारी शक्ति के प्रयोग से निष्फल न किया जा सके। उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई है। डिजिटल समाज में राज्य के पास ऐसी संस्थाएं होनी चाहिए जो उसकी समुचित भूमिका को सुनिश्चित कर सके। तो डिजिटल समाज में राज्य के पास संस्थाओं के बारे में तो कोई बात दूर दूर तक नहीं है। तो पहला तो बिल्कुल भी नहीं होगा और पहला नहीं होगा तो अब लड़ाई स्पष्ट रूप से है कि या तो मैं दूसरे को पढ़कर उत्तर बता दूं या तीसरे को। राज्य को सुनिश्चित करना चाहिए कि गैर सरकारी पक्षकार नागरिकों की निजता के अधिकार का हनन ना करे, गैर सरकारी शक्ति के प्रयोग से निष्फल किया जा सके। डिजिटल अर्थव्यवस्था नागरिकों की निजता का हनन करने के विचार से सुसंगत नहीं है। मेरे हिसाब से डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसी कोई बातचीत नहीं है, बल्कि डिजिटल युग की बात है। तो तीसरा तो बिल्कुल भी नहीं होगा और तीसरा यदि नहीं होगा
तो भी आपको उत्तर मिल चुका है कि यदि तीसरा नहीं होगा तो इस प्रश्न का आंसर यदि कोई हो सकता है तो वो केवल और केवल ऑप्शन डी होगा। ये नए सवाल हैं जिस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पूछा गया है कि निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है, और फिर से आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। स्टार्ट। आइए देखते हैं, 1 मिनट का टाइम हो चुका है। रामसर समझौते के अंतर्गत नदियों और अन्य आर्द्र भूमियों को संरक्षित किया जाना चाहिए, जल प्रणालियों के निर्माण का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए, आगे अभिवृद्धित किया जाना चाहिए, आर्द्र भूमियों को जल के मुख्य स्रोत के रूप में कहीं अधिक प्रबलित करना चाहिए, जल की आपूर्ति निःशुल्क नहीं होनी चाहिए ताकि इसके दुरुपयोग और अति उपयोग को रोका जा सके। बी सी डी, माय गॉड, कंफ्यूजन है इस सवाल में, मतलब कंफ्यूजन है। आइए थोड़ा सा मैं आपकी मदद करता हूं। जल के साथ एक सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यह नदियों और अन्य आर्द्र भूमियों से आता है, इसके बावजूद उसे उनसे पृथक माना जाता है। यद्यपि जल का प्रयोग एक संसाधन या वस्तु के रूप में किया जाता है, लोक नीति सदैव यह नहीं समझ पाती कि यह प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का एक हिस्सा है। अतएव जल प्रणाली निर्माण के प्रयास जल की आपूर्ति में अभिवृद्धि के प्रयास है, न कि पारिस्थितिकी प्रणाली के क्षमताओं को मजबूत बनाने के लिए। लेखक कहना चाहता है कि भाई जल आपूर्ति बढ़ानी है तो जल तंत्र को मजबूत मत करिए, पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करिए, क्योंकि वो पारिस्थितिकी तंत्र का एक हिस्सा मात्र है। रामसर समझौते की तो दूर दूर तक कोई बातचीत भी नहीं है। जल प्रणालियों के निर्माण का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए और आगे अभिवृद्धित किया जाना चाहिए। आर्द्र भूमियों को जल के मुक्त स्रोत के रूप में कहीं अधिक प्रबलित करना चाहिए। जी हां, आर्द्र भूमियों को, नदियों को, स्वच्छ जल के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए। जल की आपूर्ति निःशुल्क नहीं होनी चाहिए। हम कहेंगे कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि आर्द्र भूमियों को जल के मुक्त स्रोत के रूप में कई अधिक प्रबलित करना चाहिए। आइए जरा देखते हैं एक बड़ा कॉम्प्रेंशन जिसमें आपसे पूछा गया है, परिच्छेद के लेखक द्वारा दी गई सलाह को श्रेष्ठ रूप में निहित करना है। क्या सलाह लेखक देने जा रहा है? स्टार्ट। फिफ्टी सेकंड, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। हमारे निवेश निर्णयों में सबसे महत्वपूर्ण होता है संपत्ति का विनिधान। और दुख की बात है कि हम में से अधिकांश इस निर्णय को उतना महत्व नहीं देते जितना वांछित है। हम अपने भविष्य की पूर्वानुमेयता तलाशने के लिए अड़िग हैं। हमारी सोच जोखिम भरी संपत्तियों में निवेश के लिए अत्यधिक चपल और मूल्य चयन के प्रति अभिमुखित है। हम निवेश के अस्थिर प्रतिफल और नियंत्रण लोभ को भी पसंद नहीं करते। हम सोचते हैं कि हमारे धन का निष्क्रिय अनुत्पादक रहना बेहतर है, पर वह सुरक्षित रहे। परंतु ऐसी कोई संपत्ति नहीं जो जोखिम मुक्त हो। हम अपने रोजगार खो सकते हैं, हमारे घर अपना मूल्य खो सकते हैं, हमारे बैंक दिवालिया हो सकते हैं, हमारे बॉन्ड भुगतान से चूक सकते हैं, सरकार गिर सकती है, हमारे मन मुताबिक चुनी हुई कंपनियों का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। पर हम यह मानकर जीवन नहीं जी सकते कि ये सभी चरम घटनाएं हैं और वो भी सभी एक साथ घटित होने के लिए तैयार बैठी हैं। हम जानते हैं कि जोखिम के ये सभी चरम स्वरूप एक साथ प्रकट नहीं होंगे। निम्न कथनों में से कौन सा एक परिच्छेद के लेखक द्वारा दी गई सलाह को श्रेष्ठ रूप से निहित करता है? अपने धन को विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियों में इस प्रकार बांटे कि आप जोखिम न्यूनतम हो सके। तो विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में बांटने पर तो चर्चा नहीं है, फिर भी देखेंगे। यदि आप अपना धन कमाना चाहते तो जोखिम उठाने वाला व्यवहार आपके व्यक्तित्व का एक आवश्यक घटक होना चाहिए, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। निवेश करते समय एक ऐसे भरोसेमंद संपत्ति प्रबंधन संगठन संस्था को खोजिए जो आपके लिए आपके धन का ठीक प्रबंधन कर सके, ये भी नहीं है। आपको जानना चाहिए कि आपके धन का निवेश एक जोखिम भरा व्यवसाय है, क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें रिस्क ना हो। तो इसका मतलब है जो एक सीरीज आई थी, रिस्क है तो इश्क है वाली बात, कि आपके धन का निवेश एक जोखिम भरा व्यवसाय ही है। और यह मान के चलते हैं कि रिस्क तो रहेगा ही और वो रिस्क कभी खत्म नहीं हो पाएगा। कहने का तात्पर्य वो देना चाहता है सलाह कि आप इन्वेस्टमेंट जब करते तो रिस्क ही होता है, पर उसको नहीं करेंगे तो सिचुएशन खराब हो सकती है। आखिरी प्रश्न है आज का, फिर प्रैक्टिस। कल आखिरी क्लास लेंगे हम इसमें एक और फिर मैथ्स की कक्षाओं पर आ जाएंगे। आखिरी प्रश्न है, ट्राई करिए, 1 मिनट का टाइम आपके पास है। और आपका टाइम समाप्त होता है अब। आइए देखते हैं कितने लोग उत्तर दे पाते हैं। 2 प्रश्न पूछे गए हैं। पूर्वधारणाएं पढ़ना पड़ेगा मुझे भी, क्योंकि पूर्वधारणाओं में गलती आप ना करें। यद्यपि आजकल उगाई जाने वाली अधिकतर फसल अनुवांशिकतः अभिरचित है, भविष्य में फसलों का एक से अधिक होगा। क्या लिखना चाहता है गरीब आदमी, किससे बता। अति कृषि में जैव प्रौद्योगिकी भूमिका, उसके नियमन को अकेले जीएम फसलों की वर्तमान पीढ़ी के प्रसंग में नहीं समझा जा सकता, बल्कि विभिन्न पहलुओं को जिनमें सामाजिक आर्थिक प्रभाव सम्मिलित है ध्यान में रखते हुए एक व्यापक अवलोकन की आवश्यकता है, ताकि नकारात्मक प्रभावों को न्यूनीकृत करते हुए प्रौद्योगिकी की क्षमता का उपयोग किया जा सके। उन किस्मों के विकास में जो जलवायु परिवर्तन के प्रशमन और अनुकूलन में मददगार है। जैव प्रौद्योगिकी के महत्व के आलोक में जलवायु परिवर्तन की कार्य योजना के एक अंश के रूप में
जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग न करना एक विकल्प नहीं हो सकता। जैव प्रौद्योगिकी के घरेलू नियमन को व्यापार नीति और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संधियों तथा सम्मेलनों के अंतर्गत दायित्वों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। मैं पैराग्राफ फिर पढ़ रहा हूं। उन किस्मों के विकास में जो जलवायु परिवर्तन के प्रशमन और अनुकूलन में मददगार है। जैव प्रौद्योगिकी के महत्व के आलोक में जलवायु परिवर्तन की कार्य योजना के अंश के रूप में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग न करना एक विकल्प नहीं हो सकता। जैव प्रौद्योगिकी के घरेलू नियमन को व्यापार नीति और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संधियों सम्मेलनों के अंतर्गत दायित्वों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। मेरा तो व्यक्तिगत सजेशन है इसको छोड़ देना, पर फिर भी ट्राई करते हैं। जैव प्रौद्योगिकी नियमन एक विकासशील प्रक्रिया है। जैव प्रौद्योगिकी नियमन के विषय में नीति निर्णय के लिए लोगों की भागीदारी, भाई ये तो कोई बात नहीं है, लोगों की भागीदारी दूसरा तो नहीं होगा। बड़ी खुशकिस्मती है हम लोगों की, बड़ी खुशकिस्मती है हम लोगों की कि हमें उत्तर मिल गया केवल इस बात से कि जैव प्रौद्योगिकी के विषय में नीति निर्माण के लिए कहीं से कहां तक लोगों के भागीदारी का कोई वर्णन दूर दूर तक नहीं है, और ना ही कोई महसूस हो रहा है कि लोगों की भागीदारी की कोई चर्चाएं की गई हैं। आंसर आएगा पहला और तीसरा। जैव प्रौद्योगिकी नियमन एक विकासशील प्रक्रिया है। जैव प्रौद्योगिकी नियमन के निर्णय में सामाजिक आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा परिच्छेद के मर्म को श्रेष्ठ रूप से अंतर्निहित करता है? मर्म तो मेरे भी समझ में नहीं आया है, पर ट्राई करते हैं। जीएम फसलों के विकास पर वर्तमान विमर्श में सतर्कता सिद्धांत को महत्व नहीं दिया गया। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन प्रशमन अनुकूलन क्रियाविधियों में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका जीएम फसलों के विकास के लिए आज की प्राथमिकता तक सीमित नहीं है। जैव प्रौद्योगिकी के नकारात्मक परिणाम ठीक ढंग से नहीं समझे गए हैं। ये लाइन एज इट इज लिखी गई है कि आज की प्राथमिकता तक सीमित नहीं है। जेनेटिकली मॉडिफाइड और बायोटेक्नोलॉजी केवल आज ही नहीं भविष्य के लिए भी जरूरी है, क्योंकि इसका वर्णन हमें यहाँ पर मिलता है कि उसके नियमन को अकेले जीएम की वर्तमान पीढ़ी के प्रसंग में नहीं समझा जा सकता, बल्कि भविष्य के लिए भी और इसके सारे चीजों के लिए देखा जा सकता है। आंसर आना चाहिए ऑप्शन सी। तो लाल लालियो अभी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अंतिम रूप में जो 2019 और 2020 के कॉम्प्रिहेंशन। रिवीजन करते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा। परसों से स्टार्ट होगा सीसेट में मैथ्स। तो बेस्ट ऑफ लक, बाय।